एक बार फिर से रुक करते हैं नेशनल हेराल्ड से जुड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि इस मामले को लेकर नेशनल हेराल्ड मामले में जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, खबर यह आ रही है कि वहां कांग्रेस दफ्तर पर इस मामले पर मीटिंग हो रही है। मनीष, कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग हो रही है हेराल्ड हाउस में छापेमारी को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के अंदर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। जिस तरीके से ईडी की छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है, किस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को सरकार के से लड़ेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है और जो अपोजिशन के कई पार्टीज़ को लगता है कि जब भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, सरकार इसको डाइवर्ट करने के लिए ईडी जैसी एजेंसीज का सहारा लेती है। और सिर्फ कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, जिस तरीके से शिवसेना के नेताओं पर भी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, वो विपक्ष को तोड़ने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। अब चूंकि कांग्रेस के सामने ये बड़ी दिक्कत है कि वो महंगाई के मुद्दे को लेकर के लड़ाई अपनी जिस तरीके लड़ रहे हैं वो आगे बढ़ाएं, या फिर गांधी परिवार के बचाव को लेकर के वो लड़ाई लड़े। और कहीं ना कहीं यही आप देखें तो पिछले 15-20 दिनों से कांग्रेस यही कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो लड़ाई किस पर ज़्यादा वो फोकस करें। और अब देखना होगा कि जो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के अंदर जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या स्ट्रेटजी बनती है। हालांकि कांग्रेस इसको रिवील नहीं करेगी, लेकिन जाहिर तौर पर हो सकता है ब्रीफिंग किया जाए 3-4 बजे के करीब, कांग्रेस से बताए कि ये कार्रवाई जो हो रही है इसके पीछे मकसद क्या है और किस तरीके से वो संसद से लेकर के इस बड़ी खबर पर। मनीष, इस बड़ी खबर पर 3 हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संगीत रागी हैं, संघ विचारक, साथ ही साथ हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं जो कि कांग्रेस समर्थक हैं, और मनोज काका है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले तहसीन, आज जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के आपका रिएक्शन लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मैं और कांग्रेस आगे भी लड़ेंगे, तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश, ना हम डरेंगे ना डराने देंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया है, आरोप लगाया है, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, कहा है मैं और कांग्रेस आगे भी लड़ेंगे, तानाशाह के फरमान से दबाने की कोशिश। हमारे साथ कई खास मेहमान चर्चा में बने हुए हैं। तहसीन, राहुल गांधी ने कहा है ना हम डरेंगे ना इन्हें डराने देंगे, फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, एकजुट होकर सामना करोगे तो ये डर जाएंगे, तानाशाह के हर फरमान से आगे भी लड़ेंगे। महंगाई और गब्बर सिंह टैक्स, आम आदमी पर प्रहार, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं राहुल गांधी। ये डरपोक हैं, आपकी ताकत और एकता से डरते हैं, जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से लड़ना है। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। तहसीन पूनावाला, इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, वो अदालत के निर्देश के मुताबिक हो रही है। इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधने की क्या वजह देखते हैं आप? नमस्कार चंदन जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज में फैक्ट्स क्लियर कर दूं, जानकारी दुरुस्त कर दूं, लेकिन उसके पहले मैं जरूर ये बताना चाहूंगा जी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिंग एजेंसी से अब उसकी तब्दीली हो गई रिक्रूटमेंट एजेंसी की। तो अब ये बन गई बीजेपी की रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं ढूंढते, ये लॉन्ड्री का काम करते, कि जो लोगों का ड्राई क्लीनिंग करते, लॉन्ड्री करते, उनको भाजपा में उनकी एंट्री करवा सकते, तो रिक्रूटिंग एजेंसी अपना काम करती है। ये सवाल था ईडी के ऊपर। अब हम आते हैं नेशनल हेराल्ड को लेकर। आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं, जो बार बार भाजपा के प्रवक्ता या आरएसएस के समर्थक चैनल्स पर आकर झूठ बोलते हैं, मुझे आप कोर्ट का आदेश बताइए कि उन्होंने कहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप मुझे वो बता दीजिए। जो चार्जेस लगे नेशनल हेराल्ड पे, मैं बहुत टेक्निकल बात करता हूँ, आप फैक्ट चेक करिए, वो लगे 420, 120B। ये स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में बाय इटसेल्फ कब आगे, कब से आगे, आप मुझे बता दीजिए। और कौन से स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस लगे मुझे बता दीजिए। कोर्ट की वो लाइन मुझे पढ़कर सुना दीजिए कि जजमेंट मेरे सामने कि कहा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बन गया रिक्रूटमेंट एजेंसी भारतीय जनता पार्टी का। जी ठीक है। संगीत रागी, तहसीन पूनावाला ने जो आरोप लगाए हैं उस पर आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये उसी प्रकार से रिप्लाई आता है, और ये अपेक्षित भी है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे वो पार्था चटर्जी का मामला हो,
चाहे वो संजय राउत का मामला हो, जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ईडी की कार्रवाई कहीं भी हुई है, चाहे वो कलकत्ता में हुई हो, चाहे वो मुंबई में हुई हो, चाहे वो दिल्ली में हो रहा हो जी, यदि तीनों के राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया देखें तो एक ही है। पहली बात कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। जी। अरे भाई, तो क्या जो चावल घोटाला है उसके अंदर जो पैसे का ट्रांजैक्शन मिला है वो क्या ईडी ने बना दिया? जो करोड़ों रुपए जो कैश कलकत्ता में मिले वो क्या ईडी ने बना दिया? यहाँ पर नेशनल हेराल्ड के का जो मामला है उसमें प्रेमा फेसाई एक साफ दिखता है कि गांधी परिवार ने एक प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट कर लिया है और वो गलत तरीके से किया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो हाई कोर्ट मना कर देती। आप 76% जो है वो आपका शेयर हो जाता है। सारे आपके जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो गांधी परिवार के नजदीक हैं, 99% जो है वो आपके हिस्सेदारी एक प्रकार की बन जाती है। जब आपसे ईडी सवाल जवाब करता है, आप कहते हैं कि कम से कम 63% 64% ऐसे मामले आए हैं जिसमें उनको कहना है कि हमको पता नहीं है। पूछा गया किनको पता है, तो मोतीलाल वोरा को। मोतीलाल वोरा दिवंगत हो चुके हैं, वहां से तो जानकारी आ नहीं सकती है। तो ईडी के सामने क्या ऑप्शन बचता था? ईडी के सामने ऑप्शन यही बचता था कि वो नेशनल हेराल्ड में जाकर के छापा मार करके उनके डॉक्यूमेंट जब्त करें, उन दस्तावेजों से पता लगाए कि कैसे जिन प्रश्नों का सवालों का उत्तर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया है, राहुल गांधी जी ने नहीं दिया है, वो दस्तावेज से दे। तहसीन, आपने टेक्निकल बातें की। इस मामले को लेकर के न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है और उसके मुताबिक अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। देश में पैसे से जुड़ा हुआ जो मामला होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ही उसके जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है पीएमएलए के तहत, वो तो ईडी ही उसकी जांच करती है। तो इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जा चुका है। चंदन जी, हम बार बार इश्यूज को भटकाए नहीं। एक तो मैं संगीत रागी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, प्रोफेसर है, लेकिन संगीत रागी जी बात कर रहे कोलकाता की, संजय राउत की, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। हम आते नेशनल हेराल्ड की। मेरे आपसे और संगीत रागी जी से बहुत स्पष्ट सवाल था। चार्जेस जो पुलिस एजेंसी ने लगाई, ईडी ने, पुलिस एजेंसी ने, वो है 420 और 120B। ये पीएमएलए में स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस में कहां आते हैं? दूसरी चीज, मैं बिल्कुल से इनकार नहीं करता, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, मैंने कहा मना किया, तो खुद मैंने ये बात की। वो इनकम टैक्स के मामले के अंदर गया। इनकम टैक्स क्रिमिनल मामला नहीं था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आगे की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको स्पेसिफिक स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस चाहिए, जो कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि कहां है स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस। अब वो बात समाप्त हो गई कि स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस नहीं। अब आते संगीत रागी जी को मैं कोट करते हुए, आपके शो में संगीत रागी जी ने कहा 63-64% उत्तर ऐसे सोनिया जी और राहुल जी ने दिए कि उन्हें इस बात का पता नहीं, इस बात का पता मोतीलाल वोरा जी को पता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया जी और राहुल जी से प्रश्न पूछे। ये प्राइवेट प्रश्न जो होता है प्राइवेट डोमेन में होता है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता। संगीत रागी जी जो आरएसएस के समर्थक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या सवाल एक आरोपी से पूछे, ये इनको कैसे पता? भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता? मीडिया को कैसे पता? या तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसे लीक किया है, या तो ये फेक न्यूज है। अब मैं आता हूं लास्ट चीज के ऊपर। बार बार कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, डेट टू इक्विटी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? खुद कोर्ट के जो जजमेंट है ये कहते हैं कि ठीक है, डेट टू इक्विटी, इसलिए तो 420 120 भी लगा है। आप मुझे बताइए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये जो तमाम बातें हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड जी, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया। तहसीन, एक लाइन चंदन जी, एक लाइन जी। अगर डेट टू इक्विटी क्रिमिनल ऑफेंस है, मान लेते क्रिमिनल ऑफेंस है डेट टू इक्विटी, सबसे पहले आरोपी इस मुल्क में नरेंद्र मोदी जी हो गए, जिन्होंने आइडिया वोडाफोन के डेट को इक्विटी में तब्दीली की, उसकी शेयर दे दिए। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप कहीं की बात कहीं ले जाके मैं आज ठीक है आपके शो में। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल कुछ हलचल हो रही है हेराल्ड हाउस के बाहर। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर है, उनसे हम जानते हैं। प्रमोद, क्या अभी वहां पर गतिविधि चल रही है? देखिए भैया, जो स्थिति है वो जस की तस है। जो ईडी के अधिकारी है वो
इसी हेराल्ड हाउस के 4th फ्लोर पे मौजूद हैं, जो लगातार जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फिर जो बाकी के एडमिन डिपार्टमेंट है उनसे कुछ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, कुछ अकाउंट्स डिटेल हैं वो मांगी जा रही है, और अभी कई सारे जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी तलाश की जा रही है ताकि जो पूरी जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सके, और जो भी बयान राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने दिए थे या उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे या पवन बंसल ने जो दिए थे उन सबको इस्टेब्लिश करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसी की तलाश में जो लगातार ईडी जो है वो सर्च कर रही है। और ऐसे में अभी किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिली है, उनकी जो सर्च ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जानकारी मिलेगी। लेकिन इस तरीके से बोल सकते हैं कि फाइनल एक्शन जो है इसे कह सकते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो इस केस से जुड़े हुए बड़े लोग थे जो है उनसे पूछताछ करने के बाद अब जो कई जगहों पर जो है मल्टीपल लोकेशन पे ईडी जो है सर्च कर रही है और उन डॉक्यूमेंट्स को जुटाना चाहती है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ज़्यादातर चीज़ें जो है मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के ऊपर छोड़ दी थी, दोनों का ही देहांत हो चुका है। ऐसे में जो उनके स्टेटमेंट थे उनको काउंटर करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिन्हें सामने रखकर वो ये बता सके कि जो स्टेटमेंट दिए थे उसमें कहाँ लूप होल है। ठीक है, तो लूप होल तलाशने की कोशिश और इस मामले में जो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है ईडी। हमारे साथ बड़ी खबर पर मनोज काका जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज काका, इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपकी पार्टी का टेक? देखिए, इस समय जो दौर चल रहा है वो ये दौर चल रहा है कि अपील भी तुम ही हो, दलील भी तुम ही हो, वकील भी तुम ही हो, गवाह भी तुम ही हो, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। तो समस्या यह है कि देश में ये ठीक बात है कि जो लोग भी जिस कंपनी में भी दोषी हैं उनका जांच होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण के तहत ये देश ये भी जानना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विगत 8 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का कोष है वो 98.7% बढ़ा है, तो उसकी जांच कब होगी? ये देश जानना चाह रहा है कि ईडी उनके घर में कब जाएगी, जहां गुजरात के एयरपोर्टों पर 22,000 करोड़ रुपए की जब हीरोइन और तस्कर पकड़े जाते हैं तो वहां उन लोगों के घरों पर ईडी कब जाएगी? भारतीय जनता पार्टी से ये देश ये भी जानना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करें तो दरोगा भर्ती से लेकर के अभी कल्ली लेखपाल की भर्ती हुई, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती, तमाम भर्तियों में अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी के विभाग में ट्रांसफर में कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले। ठीक है, तो जिन लोगों ये आरोप ये है, संगीत रागी, आरोप ये लगता है कि जो तमाम एजेंसियां हैं, संगीत रागी हमारे साथ नहीं है इसलिए उनसे सवाल, वरना यही जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि जो सारी कार्रवाई है वो विपक्षी नेताओं, विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही क्यों होती है और बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है तहसीन जी, ठीक है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तहसीन, सवाल ये उठता है कि जब अदालत में मामला जाता है, और ये मामला आज का नहीं है, ये मामला तो यूपीए के शासन में ही शुरू हुआ था। आप टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं अदालत के सामने भी रख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास काबिल वकीलों की कोई कमी तो है नहीं। देश के सबसे नामचीन वकील जो है कांग्रेस पार्टी में है, फिर उस मामले को सीधा वहीं खत्म क्यों नहीं करा देते? दोबारा से गलत। अदालत में मामला गया था इनकम टैक्स इश्यू के ऊपर और 420 120B के ऊपर, ईडी के मामले पे नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसलिए तो चले गए आरएसएस। आप टेक्निकल पॉइंट पर आ गए, आई एम नॉट अ लॉयर, इसलिए इस टेक्निकल पॉइंट पर मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब अदालत के पास गया था यह मामला, तब ये टिप्पणी आई थी कि इसमें कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल इंटेंट नजर आता है इस मामले को लेकर के। मैं खुद कह रहा हूं जी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को लेकर, इनकम टैक्स के मामले में ईडी इस मामले की जांच ना करे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती कांग्रेस? ऐसे नहीं होता है। देखिए, इनकम टैक्स मामले में गए थे, वहां पर अदालत की एक टिप्पणी हुई, उस मामले पे 420 120 भी लग गया। वो शेड्यूल ऑफेंसेस ईडी में कहां आता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, टेक्निकल छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं एज ए जर्नलिस्ट, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप मुझे आज बता दीजिए या रिसर्च टीम से पूछिए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ किधर, कौन सा मनी लॉन्डर हुआ है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, भारतीय जनता पार्टी का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं। मनी कौन सा लॉन्डर हुआ है? ये इनका आरोप मोटा ये है, 2 आरोप है। 1 करोड़ किसी से आया था, वो 1 करोड़ रुपया 17% से वापस रिटर्न हुआ है, वो गोयनका ग्रुप का है, वो आरोप उनका खारिज हो गया। दूसरा आरोप इनका है कि डेट था, उसको इक्विटी में तब्दीली हुई है। क्या डेट टू इक्विटी क्रिमिनल ऑफेंस है? और डेट 50 लाख रुपए में
तहसीन 50 लाख रुपए में कई हजार करोड़ की संपत्ति, और वो संपत्ति कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सरकार की तरफ से दी गई थी। जब आजाद हुआ था देश तो उस वक्त जो है नेशनल हेराल्ड को कई प्रॉपर्टी दी गई थी। जितेंद्र, इस मामले में तहसीन कई टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप उसमें कुछ उनसे क्वेश्चन लेना चाहेंगे? तहसीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तहसीन, आप तक आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आरिफ भाई, कैसे आप? तहसीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से इस मामले को लेकर के सुब्रमण्यन स्वामी पटियाला हाउस कोर्ट गए थे, वहां पर इस केस को कमिट किया गया और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप ये लगे थे कि जिस तरह से गलत तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का जो लोन दिया नेशनल हेराल्ड को रिवाइव करने के लिए, और उस लोन को यंग इंडिया कंपनी बना करके महज 50 लाख रुपए दे करके राइट ऑफ कर दिया गया। और उसके बाद जो नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि एजेएल की जो पूरी प्रॉपर्टी है, उसको एक्वायर कर लिया गया, टेक ओवर कर लिया गया। ईडी का ये कहना है कि इसी में मनी लॉन्ड्रिंग है कि किस तरह से जो कांग्रेस के पास कांग्रेस का जो लोन था वो कैसे राइट ऑफ किया गया और कैसे इस प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया गया, उसमें जो इलीगलिटी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? थैंक यू जितेंद्र जी, मैं एक्चुअली थैंक यू आपको बोलना चाहता हूं, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा, थैंक यू। आज आपके माध्यम से आवाम को जानकारी दीजिए, एजेएल के ऑब्जेक्टिव्स में अगर पहला पैराग्राफ पढ़ दे एजेएल और यंग इंडियंस का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यंग इंडियंस ने यंग इंडियंस को शेयर्स मिला एजेएल के और राइट ऑफ हो गया लोन, पहला पैराग्राफ पढ़ ले एजेएल के और यंग इंडियंस के ऑब्जेक्टिव्स के, जो प्रॉपर्टी है एजेएल की, इसकी तब्दीली यंग में हो ही नहीं सकती, क्योंकि यंग इंडियन सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, पहला पैराग्राफ है ऑब्जेक्टिव्स का। यानी कि ये लोन ठीक है तहसीन, हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन निश्चित तौर पर आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं टेक्निकलिटीज के आधार पर, कांग्रेस की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि इस मामले में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है और ईडी की रेड 12 से ज्यादा ठिकानों पर हुई है, हेराल्ड हाउस समेत।